रिव्यू करना है सारा कुछ बैक एंड अगेन जीरो से स्टार्ट करना है कि नॉर्मली क्या होगा। ऐसा ही समझे कि जिस तरीके से हम एचटीएमएल का स्टार्टअप कर रहे हैं, तो एचटीएमएल का स्टार्टअप करने के लिए हमें चाहिए क्या? सबसे पहले तो हमें ये चाहिए कि हमने क्या करना है, फाइल और फोल्डर का पता होना चाहिए कि आपके पास फाइल्स क्या हैं और आपके पास फोल्डर्स क्या हैं। मैं सपोज सिंपली क्या करता हूँ, यहाँ पे एक नया फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, किसी भी नाम से क्रिएट कर लें। मैं यहाँ पे इसका नाम 03 HTML CSS कर देता हूँ। मैं सिंपली इसके अंदर गया, यहाँ पे अभी तक देखिए हमारे पास क्या कोई चीज अवेलेबल है? कोई भी अवेलेबल नहीं है। मैं सिंपली क्या करता हूँ, इस जगह पे एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। तो फाइल क्रिएट करने के लिए मैं सिंपली यहाँ पे आता हूँ, न्यू पे आया, जिसके जरिए से मैंने फोल्डर को क्रिएट किया था। फोल्डर की एक्सटेंशन नहीं होती, जबकि फाइल की एक्सटेंशन होती है। ये थोड़ा सा फर्क है फोल्डर और फाइल के दरमियान में। फोल्डर ओपन करने में उसके अंदर मल्टीपल डायरेक्टरीज हो सकती हैं, लेकिन एक फाइल के अंदर मल्टीपल डायरेक्टरीज नहीं हो सकती। अब मैंने यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आप टेक्स्ट डॉक्यूमेंट इसको भी ओपन कर सकते हैं, या फिर माइक्रोसॉफ्ट की कोई फाइल है उसको भी क्रिएट कर सकते हैं, एक्सेल की ओपन कर सकते हैं। बट मैं यहाँ पे टेक्स्ट के डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर देता हूँ और इसका नाम इंडेक्स या कोई भी नाम रख देता हूँ। इसकी एक्सटेंशन एट प्रेजेंट आपको नजर आ रही है, टीएक्सटी की। फर्ज किया कि आपको इसकी एक्सटेंशन नजर नहीं आती। अगर एक्सटेंशन नजर नहीं आती तो फिर सिंपली क्या करना है, व्यू पे जाना है और व्यू पे जाने के बाद शो के ऊपर, और शो के ऊपर एक ऑप्शन है आपके पास यहाँ पे फाइल नेम एक्सटेंशन का। आपके पास और कुछ भी ना हो, आपने सिंपली इन दो चीजों को, दो लाइनों को जो है वो चेक्ड कर देना है, एक फाइल नेम एक्सटेंशन को और दूसरा हिडन आइटम्स। फाइल नेम एक्सटेंशन आपका चेक हो जाएगा तो इससे ये है कि आप किसी भी फाइल की जो एक्सटेंशन है उसको अपनी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। यहां तक कि डॉक्यूमेंट की फाइल आप क्रिएट करते हो, उसको वर्ड की फाइल भी बना सकते हो, उसको एक्सेल की फाइल भी बना सकते हो। फर्क किस पे आएगा? एक्सटेंशन पे। आपकी एक्सटेंशन चेंज होगी तो ऑटोमेटिकली आपके फाइल का आइकन भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इसका आइकन क्या है हमारे पास, जस्ट लाइक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ, कुछ इस तरीके से। अब क्लैरिटी नजर आ रही है। मैं ये चाहता हूँ कि इसकी एक्सटेंशन चेंज करो ताकि ये वाली फाइल मुझे कहाँ पे ओपन हो, ब्राउजर में। तो ब्राउजर में ओपन करने के लिए ब्राउजर एक्सेप्ट कौन सी फाइल को करता है, HTML की। तो मुझे इसको एक्सटेंशन के अंदर क्या लिखना पड़ेगा, इसकी HTML लिखना पड़ेगा। तो HTML में यहाँ पे राइट डाउन कर देता हूँ और उसके लिए मुझे TXT को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो जैसे मैंने उस चीज को हटा दिया, मेरे पास क्या चीज आ गई, ब्राउजर की फाइल आ गई। आपका ब्राउजर अगर एज का है तो आपको एज की आएगी, मेरा क्रोम का था मुझे क्रोम की आएगी, किसी का सफारी है तो सफारी नजर आएगा। मीन्स जो आपका डिफॉल्ट ब्राउजर होगा उसी डिफॉल्ट ब्राउजर के अंदर आपका HTML रन करेगा। तो मैं सिंपली इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ, डबल क्लिक करने से ये चीज मेरे पास ओपन होगी। और यहाँ पे ये चीज मेरे पास ओपन होगी लेकिन लिखा हुआ कुछ नहीं है। और इसकी अगर हेडिंग के अंदर देखें तो हेडिंग के अंदर पे जस्ट index.html लिखा हुआ है। सिंपली इसके अंदर मैं अगर कुछ लिखना चाहता हूँ, जैसा कि हम जानते हैं कि HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, एक ऐसा टेक्स्ट लिखना है जिसका तल्लक आपके ब्राउजर के साथ है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसके लिए, मैं यहाँ पे आया, इसके अंदर कुछ लिखने के लिए मुझे, मैं अगर ब्राउजर में जाता हूँ तो मैं कुछ लिख तो नहीं सकता। ब्राउजर में तो सिर्फ मेरे पास आउटपुट आती है। तो इसको ओपन विद, मैं नोटपैड कर दूंगा, नॉट VS कोड, नोटपैड, स्ट्रक्चर को समझने के लिए जो हमने सबसे पहले काम किया था। अब ये चीज मेरे पास आ गई। अब इस चीज को, अगर आपके पास यहाँ पे ओपन विद नोटपैड नहीं आ रहा, समटाइम्स नहीं आता, तो आपने क्या करना है, चूज अनदर ऐप, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, हियर इट इज। इसको सिलेक्ट किया जस्ट वंस, आपने इसको ओपन कर दिया। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, कोई भी एक टैग लगाते हैं। मैं थोड़ा सा साइज बड़ा कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड, और यहाँ पे भी हेलो वर्ल्ड। सेव कर दिया। सेव करने के बाद मैं आता हूँ ब्राउजर में और इसको करता हूँ रिफ्रेश। मैंने हेलो वर्ल्ड कैसे लिखा था, ऊपर नीचे, यहाँ पे क्या आ रहा है, लाइन में। मीन्स हमारी अलाइनमेंट तो नहीं हो रही।
तो इस अलाइनमेंट को बरकरार रखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें यहाँ पे डायरेक्टली टैग्स लगाने पड़ते हैं जो कि मार्कअप कहलाता है। तो मार्कअप लगाने के लिए मैं यहाँ पे पी का टैग लगा देता हूँ, हेलो वर्ल्ड, एंड देन मैं यहाँ पे पी को क्लोज कर देता हूँ। इसी तरीके से मैं नीचे आया, या फिर मैं इसी लाइन के अंदर पी के टैग को देना अगेन स्टार्ट कर देता हूँ, और मैं इसको क्या कर देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ। पहले मैंने ऊपर नीचे लिखा था तो वो एक लाइन में आया था, जब मैं पी का टैग देता हूँ, पी का टैग क्या कर देता है, ये मार्कअप है, तो इस मार्कअप की वजह से वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वो नेक्स्ट लाइन के अंदर शिफ्ट हो जाएगा। मैंने इसको सिंपली सेव किया, सेव करने के बाद मैं यहाँ पे आया और इसको रिफ्रेश किया, नाउ हियर इट इज। कितना काम आसान था। तो सिंपली अगर इसका स्ट्रक्चर बनाना है तो इसके स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के अंदर भी तो कुछ लिखना है, तो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के अंदर भी कुछ लिखने के लिए मैं सिंपली इसको एक दफा रिमूव करता हूँ, और रिमूव करने के बाद मैं यहाँ पे सिंपली बताता हूँ सबसे पहले इसको कि हमारे पास जो डॉक्यूमेंट हम काम कर रहे हैं, जो एचटीएमएल के ब्राउजर में काम कर रहे हैं, वो हमारे पास डॉक टाइप एचटीएमएल, ये चीज आ गई। उसके बाद मैंने इसको एक देनी है बाउंड्री, बाउंड्री दे दी। बाउंड्री क्यों दी, क्योंकि अगर इसके अंदर लिखेंगे तो उसका रिजल्ट हमें सही नजर आएगा, लेकिन अगर इससे बाहर जाते हैं तो हमें इसका रिजल्ट सही नजर नहीं आएगा। और हमें क्या चाहिए, हमें तो रिजल्ट चाहिए। तो रिजल्ट लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसकी एक बाउंड्री लेनी पड़ेगी। बाउंड्री लेने के बाद इस बाउंड्री के अंदर हमने एडजस्ट करना है कि हेडिंग सेपरेट हो जाए और बॉडी का हिस्सा सेक्शन सेपरेट हो जाए। तो हेडिंग को सेपरेट करने के लिए क्या करेंगे, कौन सा टैग लगाएंगे, हेड, और नीचे वाला हिस्सा क्या होगा, अगर मैं इसको स्टार्ट करके क्लोज भी कर रहा हूं तो इसका क्या मतलब हुआ, ये मेरे पास स्टार्टिंग है, ये मेरे पास एंडिंग टैग है, ये मेरे पास स्टार्टिंग टैग है, ये मेरे पास एंडिंग टैग है। तो इसमें से अगर कोई ऐसा टैग आ जाए जो स्टार्ट हो रहा है और उसके दरमियान में कुछ कंटेंट लिखा जाए या स्पेस गैप आ जाए और बाद में एंडिंग हो रहा हो, तो वो कौन सा टैग कहलाता है, हाँ? ये स्टार्टिंग है, ये एंडिंग है, दरमियान में कंटेंट है, वो सेल्फ क्लोजिंग कैसे हो जाएगा, मैंने तो स्टार्ट भी किया और क्लोज भी किया, दरमियान में गैप ही आ रहा है, तो मैं इसके दरमियान में कंटेंट लिख सकता हूँ। तो इसको हम पेयर्ड टैग्स कहते हैं। सेल्फ क्लोजिंग तो वो होता है ना जो शुरू किया जाए वही पे एंड हो जाए। अब यहाँ पे हेड के अंदर मैंने क्या लगाना है, मैंने अगर कंटेंट डालना है टैब बार के अंदर, तो यहाँ पे मुझे डालना पड़ेगा टाइटल, टाइटल के अंदर मैं हेलो वर्ल्ड लिख देता हूँ, या फिर मैं सिंपली यहाँ पे क्लास एक्सेल एज लिख देता हूँ, और इसको क्या कर देता हूँ, क्लोज कर दिया। तो टाइटल का टैग मेरे पास क्या था, पेयर टैग था। अब मैं सिंपली यहाँ पे आया और पेज को रिफ्रेश कर, जैसे ही मैंने पेज को रिफ्रेश किया तो यहाँ पे क्या चीज आ गई, क्लास एक्सेल एच, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मैंने पेज के अंदर भी कुछ लिखना है, तो पेज के अंदर लिखने के लिए मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, पेज के अंदर लिखने के लिए मैं बॉडी के अंदर जाऊंगा और सिंपली बॉडी के अंदर मैं यहाँ पे H1 को लगाता हूँ, लाइक एस हेलो मेन हेडिंग, और इसको क्या कर दूंगा, क्लोज कर दिया। जैसे इनको क्लोज करूंगा, क्लोज करने के बाद मैं यहाँ पे आया, नाउ हियर इट इज, मेरे पास डाटा आ गया, मेन मेरे पास स्ट्रक्चर आ गया, एचटीएमएल का जौन सा मेरे पास स्ट्रक्चर था वो सारे का सारा स्ट्रक्चर तो बन चुका मेरे पास। अब सिंपली क्या करना है, ये स्ट्रक्चर बनाने के बाद आपने सिंपली यहाँ पे वीएस कोड है, इसको सिंपली डाउनलोड करना और डाउनलोड करके इंस्टॉल कर देना, जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। गेटिंग माय पॉइंट। और इंस्टॉल करने के टाइम पे मैं आपको ये भी बता चुका हूँ कि जब इंस्टॉलेशन का टाइम आएगा तो वहां पे एक ऑप्शन आता है कि आपने उसको इंस्टॉल करने से पहले कुछ चेक बॉक्सेस आते हैं, उन तमाम चेक बॉक्सेस को चेकड करना है, फिल्ड करना है। फिल्ड करने से क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे किसी भी फाइल को ओपन करता हूँ, लाइक इसी फाइल को देख लें, मैं अब इसको क्लोज कर देता हूँ। इसी फाइल को मैंने ओपन करना है तो राइट क्लिक करूंगा, ओपन रिपोर्ट का ऑप्शन नजर आ रहा है,
अगर मैं वो चेक नहीं करता तो मेरे पास ओपन विद कोड का ऑप्शन यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में नहीं आएगा। ये जो राइट क्लिक करके मेरे पास ये वाला पैनल नजर आया है, मेन्यू नजर आया है, इसको हम कॉन्टेक्स्ट मेन्यू कहते हैं। गॉट अ पॉइंट? अब यहां तक तो ये सारी चीज हो गई। हमें इसको सिंपली डायरेक्टली कहाँ पे ओपन करते हैं? VS कोड में। और VS कोड में ओपन करने के बाद मैं एजेंट को एक दफा क्लोज कर देता हूँ और इस index.html को यहाँ पे स्टार्ट कर देता हूँ। ये जितना कोड हमने यहाँ पे लिखा था, इस कोड को मैं अगर एट प्रेजेंट रिमूव कर दूं, मैं सिंपल यहाँ पे पिक्टोरियल का सिंबल डाल दूं और सिंबल डाल के मैं इंटर कर दूं, क्या होगा? वो सारा स्ट्रक्चर बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? क्रिएट हो गया। पहले मुझे क्या करना पड़ रहा था? नोटपैड में लिखना पड़ रहा था, लेकिन वो लिखा हुआ मेरे पास डायरेक्टली अगर आ जाए मेरे लिए आसानी हो जाएगी। यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा और वहां पे मुझे हैंड टू हैंड लिखना पड़ता है। लेकिन आपकी प्रैक्टिस हैंड टू हैंड पे होने के बाद आप यहाँ पे मूव करेंगे तो आपको ज्यादा आइडिया होगा कि हमने क्या चीज किस तरह से की है। गेट अ पॉइंट? मैं यहाँ पे HTML CSS कर देता हूँ, लिख देता हूँ। अब मुझे बार बार ब्राउजर पे जाके उस चीज को रिफ्रेश करना पड़ रहा है। HTML CSS यहाँ पे लिखा हुआ आ चुका, मुझे बार बार यहाँ पे आके रिफ्रेश करना पड़ रहा है। तो रिफ्रेश से बचने के लिए मैंने एक एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई है। कौन सी एक्सटेंशन है? लाइव सर्वर। मैं यहाँ पे आया, लाइव सर्वर ऑलरेडी मेरे पास इंस्टॉल्ड है। हियर इट इज। मेरे पास ऑलरेडी लाइव सर्विस इंस्टॉल्ड है। तो जैसे ही ये इंस्टॉल्ड होगी तो अगर बॉटम पे देखें तो मेरे पास गिटहब को पायलट के साथ एक गो लाइव का ऑप्शन आ रहा है। गिटहब को पायलट का भी मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ये क्या चीज होती है। गो लाइव के ऊपर मैं क्या करूंगा, जिस फाइल को मैंने रन करना है उसको मैं यहाँ पे लाऊंगा। लाने के बाद मैं गो लाइव पे रन करूंगा। ओके, ये चीज आ गई सारी यहाँ पे। फर्क क्या आया दोनों में? यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे क्या आ रहा है, जो URL है आपका लोकल पाथ का आ रहा है। लेकिन इसी तरीके से जैसे मैं यहाँ पे आया तो यहाँ पे अगर गौर करें तो आपके पास जो पाथ आ रहा है इसको हम कहते हैं दीज आर कॉल्ड आईपी एड्रेस। ये लोकल सर्वर का आईपी एड्रेस। लाइव सर्वर क्या करता है, आपको लाइव एड्रेस एक प्रोवाइड करता है जिसको हम आईपी एड्रेस कहते हैं। लाइव लोकल एड्रेस के ऊपर आप कहीं पे भी उसको रन कर सकते हैं। लाइक है कि अगर मैं किसी भी ब्राउजर को ओपन कर दूं और ये वाला यूआरएल उठाऊं और उठा के कहीं पे पेस्ट कर दूं, ऑटोमेटिकली वो वेबसाइट जो आपने यहाँ पे लाइव की है वो रन हो जाएगी। गेटिंग दिस पॉइंट? ये चीज हम कर सकते हैं। नॉर्मली हमने काफी टैग्स पढ़े हैं। कौन कौन से टैग्स पढ़े हैं? H1 का टैग्स पढ़ा है। इसका क्या मतलब है कि हमारे पास एक मेन हेडिंग आती है हेडिंग 1 के नाम से, और टोटल कितनी हेडिंग्स हैं? H1 से लेके H6 तक लास्ट हेडिंग आ जाती है। इसी तरीके से हमने और कौन कौन से टैग्स पढ़े हैं? पी का टैग पढ़ा है। अच्छा, यहाँ पे एक बाय डिफॉल्ट पैराग्राफ है। कौन सा पैराग्राफ है? अगर मैं यहाँ पे पी का टैग लगा के लोरिम लिखता हूँ और इंटर कर देता हूँ तो मेरे पास ये एक चीज आ जाएगी। अब देखिए मेरे पास हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार आ गया। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार को खत्म करने के लिए मैं क्या करूंगा? रैप करूंगा। बट कैसे? शॉर्टकट कीज क्या है? Alt+Z। Alt+Z, ये इसकी शॉर्टकट की है। और फर्ज किया मैंने नोटपैड में जब काम किया था तो ये इंडेंट नहीं था। ये जो स्पेस आ रही है ना, इसको हम इंडेंट कहते हैं। ये नोटपैड पे नजर नहीं आएगी, लेकिन VS कोड में जैसे ही जाएंगे ऑटोमेटिकली नजर आएगी। और VS कोड का एक और फायदा है, मैं इसके इंडेंट खत्म कर रहा हूं। मैंने एसेट्स को क्या कर दिया, बॉर्डर के पास कर दिया। और मैं कहता हूं कि अब इसकी अलाइनमेंट और इसके अंदर जो टेक्स्ट इंडेंट है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाए। तो इसके लिए मैं शिफ्ट आर्ट और F को प्रेस करूंगा। ये इसकी शॉर्टकट की है, शिफ्ट आर और एफ। अगर टेक्स्ट की HTML के अंदर आपने अलाइनमेंट शिफ्ट प्लस आर प्लस एफ, एफ स्टैंड फॉर फॉर्मेटिंग। फर्ज किया कि ये चीज आपको भूल जाती है
तो इसका एक अल्टरनेटिव वे भी है, शॉर्टकट की आपको भूल जाती है, और ऐसा सब सिनेरियोज में हो जाता है। देन हमने क्या करना है, और यहाँ पे आके राइट क्लिक किया, और राइट क्लिक करने के बाद फॉर्मेट डॉक्यूमेंट लिखा हुआ यहाँ पे, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ, शिफ्ट आर डॉलर लिखा हुआ, सेम एज इट इज, वही चीज है, बस उस चीज को यहाँ पे आके प्रेस कर देना। राइट क्लिक करके यहाँ पे आके प्रेस करेंगे तब भी इंडेंट आ जाएगा, और अगर आप शिफ्ट आर एफ को प्रेस कर देंगे तब भी आपके पास ये वाली चीज आ जाएगी। यहां तक कोई क्वेश्चन? कीज लिख ली, सारी चीजें कवर्ड है। ये जितने भी टैग्स हैं इनको हम कहते हैं पेयर्ड टैग, अगर ये स्टार्ट भी हो रहे हैं और एंड भी हो रहे हैं, सब सब एक ही जगह पे नहीं। अब ये देखो H1 यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, एंड हो रहा है, और इसके दरमियान में कुछ ना कुछ आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है। अगर कोई ऐसा टैग जिसके दरमियान में आप कोई कंटेंट डालते हो, कंटेंट वो चीज जो आपको ब्राउजर पे नजर आती है, गेटिंग माय पॉइंट, अगर आपको ये वाली चीज ब्राउजर पे नजर आती है तो ये कंटेंट है। कंटेंट के लेफ्ट और राइट में भी बाउंड्री देनी है। अच्छा, यहाँ पे शुरू किया, इसका मतलब ये है कि इसके बाद क्या होगा, मेन हेडिंग होगी, और मेन हेडिंग कहां तक जानी चाहिए, जहां तक मैंने H1 को एंड किया हो। मैंने एक लिमिट से लगा दी ना, बाउंड्री लगा दी। क्रिकेट का मैच देखते हैं ना, क्रिकेट के प्लेयर्स विकेट्स कहाँ पे लगाते हैं, पिच पे। कभी ऐसा हो कि घास पे जाकर उन्होंने क्रिकेट की जो है वो लगा दी विकेट्स, क्यों नहीं होता? क्योंकि पिच एक बाउंड्री है जहां पे बैटिंग होनी है, जहां पे बॉल की टिप होनी है, जहां पे अंपायर ने खड़े होने हैं, जहां पे लाइंस लगी हुई होंगी। तो ये क्या है, बाहर वाली बाउंड्री तो है ही एसएम की, एसएम की बाउंड्री के अंदर मजीद आप क्या करोगे, एक पिच की बाउंड्री लगा रहे हो। इसी तरीके से आपके पास जब आप वहां पे देखते हो कि कुछ प्लेयर्स बाहर खड़े हैं, कुछ प्लेयर्स अंदर खड़े हैं, बाउंड्री के साथ एक लाइन होती है, और एक लाइन होती है जो बाउंड्री वाली लाइन होती है। बाउंड्री के साथ वाली लाइन के अंदर ज्यादा प्लेयर्स हो जाते हैं जब ओवर प्ले स्टार्ट होते हैं। पावर प्ले के अंदर क्या होता है, ज्यादा जो पर्सन हैं वो अंदर आते हैं, और बाहर जो है वो बस एक या दो पर्सन खड़े होते हैं, सिर्फ 2%। पावर प्ले का ये सीन होता है। सेम इसी तरीके से यहाँ पे H1 शुरू हुआ, एंड हुआ, और इसके दरमियान में जो भी लिखेंगे वो H1 पे, मीन H1 की मलकियत है। H6 के अंदर जो भी लिखेंगे वो H6 की मलकियत है। मार्कअप क्या बता रहा है, मार्कअप ये बता रहा है कि इसके अंदर जो लिखा जा रहा है, इस कंटेंट को ब्राउजर पे दिखाना कैसे, दिखाने के लिहाज से ये सारा काम कर रहे हैं। और ये जितने भी टैग्स हैं एट प्रेजेंट हमारे पास, इनको हम ब्लॉक लेवल टैग्स कहते हैं। क्यों ब्लॉक लेवल टैग्स कहते हैं, मैं सेव करके अगर आपको आउटपुट में दिखाऊं तो आउटपुट में ये सारी चीजें आ रही हैं। ये H1 था मेरे पास, 01 हेडिंग 01, इसके नीचे ये वाली चीज आई H6 की, और इससे नीचे P का टैग आया। अगर ये इनलाइन होते तो एक लाइन में ना आ जाते, लेकिन ये एक लाइन में नहीं आए। इसका मतलब यह है कि अगर ये एक लाइन में नहीं आ रहे तो इनको हम कहते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स, ऐसे एलिमेंट्स जो पूरी की पूरी लाइन को क्या कर दें, ब्लॉक कर दें, रिजर्व कर दें। और अगर फिर भी क्लियर करना है, राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट पे आ गया, और इंस्पेक्ट पे आने के बाद मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, यहां पे इस चीज को सिलेक्ट करता हूं, एंड नाउ हियर इट इज। ये हेडिंग 1 ने क्या कर दिया, पूरी की पूरी लाइन को, बैकग्राउंड को ब्लू कर दिया, और इस जगह पे भी क्या है, बैकग्राउंड ब्लू है। ये जो साथ में आपको ऑरेंज कलर नजर आ रहा है, दीज आर द स्पेसेस, ये मार्जिन स्पेसेस हैं, जो बाहर की स्पेसेस है। इसी तरीके से मैं नीचे आता हूं तो नीचे फिर कंप्लीट से कंप्लीट लाइन, ब्लॉक लेवल का तो पता चल गया। तो इनलाइन टैग्स कौन से होते हैं, इनलाइन टैग्स के बारे में देख लेते हैं। मैं यहाँ पे सिंपली एक पी का टैग लगाता हूँ, और पी के टैग के अंदर मैं एक बी का टैग लगाता हूँ। बी स्टैंड फॉर बोल्ड, और साथ में मैं आई का टैग लगा देता हूँ। आई स्टैंड फॉर इटैलिक, इसके साथ मैं एक यू का टैग लगा देता हूँ, यू फॉर अंडरलाइन। इसी के साथ में एक और टैग लगा देता हूँ, डेल का, डेल स्टैंड फॉर। अब ये सारे टैग मैंने पी के टैग के अंदर लिख दिए, नजर कैसे आते हैं,
हियर इट इज, बोल्ड के साथ ही इटैलिक है, इटैलिक के साथ ही अंडरलाइन है, अंडरलाइन के साथ ही डिलीट है। वो राजा महाराजा अपने आप को समझते हैं, अपने साथ किसी को नहीं आने देते। ये बेचारे अदना से इंसान अपने आप को समझते हैं, ये कहते हैं एडजस्टमेंट हो जाए एक ही लाइन में। तो जो अपने गरीब गुरबा लोग हैं बेचारे, वो कहते हैं कि मेरे साथ एडजस्ट हो जाए, कोई मसला नहीं है। जहां पे एक रोटी मैं अकेला खाता हूँ, वहां पे एक रोटी हम दो दो खा लें, तो ये एडजस्टमेंट कर लेते हैं। तो इनकी ये जो एडजस्टमेंट है, यही चीज इनको इनलाइन बनाती है। इनलाइन मीन्स टू से दैट कि एक लाइन के अंदर जो चीजें एडजस्टमेंट हो सकें वो आ जाती है। ब्लॉक लेवल के साथ कोई इनलाइन नहीं आ सकता और इनलाइन के साथ कोई ब्लॉक नहीं आ सकता, लेकिन ब्लॉक के अंदर इनलाइन आ सकता है और इनलाइन के अंदर ब्लॉक आ सकता है। ये एक इंटरव्यू का क्वेश्चन है कि क्या ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स के अंदर इनलाइन आ सकता है और क्या इनलाइन एलिमेंट के अंदर ब्लॉक लेवल एलिमेंट आ सकता है। यस, इट इज पॉसिबल, ये पॉसिबल है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज हो जाता है। यहां तक कोई कंफ्यूजन, आसान है। फिर हमने क्या देखा कि अगर यहाँ पे हमारे पास कोई एंकर टैग आ जाता है, ए का टैग, तो इसके अंदर मैं अगर कोई लिंक लगा देता हूं, लाइक एज मैं यहाँ पे कोई भी उठा के रख सकता हूं, HTTPS, कुछ इस तरीके से गूगल पेज आ जाएगा। जैसे ही मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद मैंने एंकर के टैग के अंदर ये जो व्हाइट कलर का ये कंटेंट है जो मुझे नजर आएगा, इसके बिहाइंड पे क्या लगाया, ये एक लिंक लगा दिया। इस लिंक के ऊपर जैसे वो क्लिक करेगा, मींस कंटेंट के ऊपर जैसे वो क्लिक करेगा, लाइक मैं यहाँ पे आ गया और यहाँ पे देखें गूगल पेज किस फॉर्म में नजर आ रहा है, ब्लू कलर का। मैं जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास एक नया टैब नहीं ओपन हो जाएगा, तो मेरे पास गूगल का टैब या गूगल का पेज ओपन हो जाएगा, जो कि एट प्रेजेंट इंटरनेट नहीं है। इंटरनेट होता तो डायरेक्टली गूगल का पेज ओपन हो जाता। ये जो लिंक मैंने लगाया है, इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास एब्सोल्यूट यूआरएल, एक रिलेटिव यूआरएल है, एक एब्सोल्यूट यूआरएल है। आपकी एक वेबसाइट है, आपकी वेबसाइट पे 5 पेजेस हैं, आपकी वेबसाइट पे एक पेज से दूसरे पेज पे जाना है, आपकी वेबसाइट की ही जस्ट बात कर रहा हूँ कि आपने अपनी ही वेबसाइट में रहते हुए एक पेज से दूसरे पेज पे जाना है। इसको क्या कहेंगे, रिलेटिव यूआरएल, कि आपने अपनी ही वेबसाइट को ओपन किया एक दूसरे पेज के अंदर। इसी तरीके से अगर आप ये चाहते हो कि आपकी वेबसाइट के अलावा आपकी वेबसाइट के अंदर एक ऐसा लिंक है जिसके ऊपर क्लिक करने से आपकी वेबसाइट के अलावा किसी दूसरी वेबसाइट पे मूव हो जाता है, तो वो क्या होगा हमारे पास, एब्सोल्यूट यूआरएल। गेटिंग दिस पॉइंट, समझ आई, अगली भी गई। हाँ यस, अगली भी गई। यस, थोड़ा सा यूआरएल का मैं दोबारा बता दे, फर्ज किया, चलो मैं एक और यूआरएल बना देता हूँ यहाँ पे। इंडेक्स का एक पेज है, मैं एक और मजीद पेज बना देता हूँ अबाउट के नाम का, अबाउट डॉट HTML, और इसके ऊपर मैंने ये चीज डाल दी। मैं यहाँ पे आया, मैं यहाँ पे एक H1 को क्रिएट कर लेता हूँ ताकि मुझे पता चल सके कि ये अबाउट पेज है। मैंने सेव किया, सेव करने के बाद मैं यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे मेरे पास एक एंकर का टैग है जो कहता है कि ये गूगल पेज पे आपको लेके जाएगा। एक एंकर का टैग है जो आपको क्या कहता है, गूगल पे जाना है। और इसी के साथ मैं एक और टैग क्रिएट कर लेता हूँ एंकर का, और इसके अंदर मैं ये बताता हूँ कि डॉट फॉरवर्ड स्लैश अबाउट डॉट HTML। गूगल के पेज पे जाने के लिए मुझे क्या लगाना पड़ा, दो चीजें लगानी पड़ी, एक HTTPS और दूसरा www। मीन्स मैंने क्या किया, मैंने अपनी वेबसाइट के अंदर किसी दूसरी वेबसाइट का लिंक प्रोवाइड किया। अपनी वेबसाइट के अंदर रहते हुए मैं किसी दूसरी वेबसाइट का लिंक किसी एंकर टैग के अंदर रख दूं, तो इसका मतलब ये है कि मैं एब्सोल्यूट यूआरएल इस्तेमाल कर रहा हूं।
लेकिन अगर मैं अपनी वेबसाइट के अंदर रहते हुए अपनी वेबसाइट के किसी दूसरे पेज को इस्तेमाल कर रहा हूँ या किसी दूसरे पेज को रेफर कर रहा हूँ अपनी वेबसाइट के जिस वेबसाइट पे ऑलरेडी वो पड़ा हुआ है, तो ये मेरे पास रिलेटिव यूआरएल होगा। रिलेटिव यूआरएल समझ लें कि फैमिली के अंदर ही रहना है। एक बंदे से बात नहीं बनती दूसरे बंदे के पास ले जाए, दूसरे से बात नहीं बनती तीसरे के पास चले जाए। एब्सोल्यूट यूआरएल का ये मतलब है कि आपने अपने घर से बाहर निकल के किसी और पर्सन के साथ मुलाकात है। एब्सोल्यूट बाहर वाला हो सकता है, बाहर का लिंक हो सकता है, और रिलेटिव अपने घर का ही हो सकता है। ये चीज होती है हमारे पास एब्सोल्यूट यूआरएल और रिलेटिव यूआरएल। क्लियर सबको? चले, ऑसम हो गया। ओके, एंकर का टैग तो हो गया। एंकर के टैग के अंदर ऐसा करना था, लेकिन हम क्या करते हैं जब भी एब्सोल्यूट यूआरएल लगाते हैं, एब्सोल्यूट यूआरएल हम चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट का पेज ओपन रहे। ओपन रहने के साथ साथ अगर वो दूसरी वेबसाइट पे जाता है तो वो किसी नए टैब पे ओपन, तो नए टैब में ओपन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? नए टैब में ओपन करने के लिए यहाँ पे मैं एक एट्रीब्यूट लगाता हूं, टारगेट का। टारगेट ब्लैंक। टारगेट ब्लैंक क्या करेगा? मेरा टैब ओपन है, मैंने अपने पेज पे जो दूसरी वेबसाइट का लिंक दिया था, मैं जैसे उसको क्लिक करता हूँ मेरा वो वाला टैब, मेरा वो वाला पेज ओपन ही रहेगा, लेकिन जिस लिंक पे मैंने क्लिक किया है मेरा एक नया टैब बन जाए। पॉइंट नहीं समझे? अभी आपको दिखाता हूँ कि इसका हुआ क्या है। मैं जैसे ही यहाँ पे आया, मैं अगर इसको रिफ्रेश करूं तभी मेरे पास index.html का पेज ही है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे गूगल का पेज क्लिक करता हूं, हियर इट इज, क्या फर्क हुआ? मेरे पास HTML CSS का पेज एज इट इज रहा, लेकिन जब मैंने उस नए एक वेब पेज पे क्लिक किया, नई वेबसाइट पे क्लिक किया, तो वो मेरा नए टैब में ओपन हो गया। मेरा पुराना पेज भी रहेगा और मेरा नया पेज भी वहां पे रहेगा। गेटिंग माय पॉइंट? यहां तक कोई क्वेश्चन? यहां तक आइडिया हो गया कि हमारे पास एक सेपरेट टैब ओपन हो जाएगा। हमारे पास दो तरह के यहाँ पे यूआरएल, एब्सोल्यूट यूआरएल है और रिलेटिव यूआरएल है। अब इन चीजों का तो आइडिया हो गया। एक चीज होती है हमारे पास इमेज की। इमेज के ऊपर भी बात कर लेते हैं। मैं सिंपली क्या करता हूं, मैं यहाँ पे आता हूं, कहीं ना कहीं किसी न किसी प्लेस पे कोई ना कोई इमेज लेता हूं, और उस इमेज को जहां पे मेरी फाइल्स हैं या फोल्डर्स हैं वहां पे मैं किसी भी इमेज को गेट कर लेता हूँ। लाइक एज एसेट्स, मेरे पास ये एक इमेज पड़ी है, इसको मैं यहां से कॉपी करता हूं, और कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे अगर आए तो मेरे पास यहाँ पे कोई और चीज ओपन नहीं है। लाइक एज यहाँ पे देखें तो आइकन बना हुआ है, खाली आइकन है। तो इमेज की स्टार्टिंग इनिशियल लेवल यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि जो ग्लोब बना हुआ है, इस ग्लोब की जगह पे मेरी इमेज आ जाए। तो इस ग्लोब की जगह पे मेरी इमेज कैसे आएगी? मुझे क्या लगाना पड़ेगा? मैं टॉप पे गया हेड के अंदर, और यहाँ पे लगाऊंगा लिंक, और लिंक के अंदर डॉट फॉरवर्ड स्लैश, मैं उस इमेज का नाम लिख दूंगा। लेकिन एक चीज याद रखनी है जो अक्सर और बेशतर गलती होती है कि आप जब इमेज का नाम लिखते हैं तो दरमियान में स्पेस या हाइफन लगा देते हैं। ऐसा काम नहीं करता। आप स्पेस लगाओगे या हाइफन लगाओगे, वो उसको गेट नहीं करेगा। तो उसको गेट करने के लिए हाँ अंडरस्कोर का इस्तेमाल कर सकते हैं सेपरेशन करने के लिए, या कैमल केस का इस्तेमाल कर सकते हैं। मींस आप जितने भी वर्ड लिखना चाह रहे हो उन तमाम के पहले पहले लेटर को कैपिटल कर दो, डिफरेंशिएशन के लिए, समझने के लिए कि आपने क्या लिखा है। मैंने यहाँ पे इमेज दे दी, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? स्टाइल शीट। क्या मेरे पास सीएसएस की फाइल है? मेरे पास तो आइकन की फाइल है जिसको हम इमेज कहते हैं। तो अगर मेरे पास आइकन की फाइल है तो क्या इस स्टाइल शीट को मैं रिमूव करके यहाँ पे आइकन लगा सकता हूँ? क्योंकि अगर मैं स्टाइल शीट के अंदर जाऊंगा तो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा, और वो उस इमेज को लगाएगा भी नहीं। मुझे क्या चाहिए? मैं तो उस इमेज को लगाना चाहता हूँ, और उस इमेज को लगाने के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? मैंने आइकन लगाया और सेव कर दिया। सेव करके मैं यहाँ पे आया,
नाउ हियर इट इज। पहले मेरे पास यहाँ पे क्या था और अब मेरे पास यहाँ पे क्या है? अब मेरे पास आइकन है, पहले मेरे पास एक डमी सा ग्लोब था जो बाय डिफॉल्ट एक वैल्यू, लेकिन अब मेरे पास क्या आ चुका? आइकन आ चुका। इसी आइकन को मैं पेज पे लगाना चाहता हूँ, तो पेज पे लगाने के लिए मैं क्या करूंगा? मैं चाहता हूं कि जो आईएमजी का टैग है, अब एंकर का टैग एक दूसरे के आमने सामने आ रहे थे। अगर ये एक दूसरे के आमने सामने आ रहे थे, एक दूसरे के साथ साथ आ रहे थे, तो इनको हम कहते हैं कि ये भी हमारे पास एक तरह के एन लाइन टैग्स हैं। मैं जब भी टैग लगाता हूँ ना, बाय डिफॉल्ट आपको समझ जाना चाहिए, अगर एक दूसरे के ऊपर नीचे आ जाए तो इसका मतलब यह है कि वो ब्लॉक लेवल है, लेकिन अगर एक दूसरे के आजू बाजू आ जाए तो क्या होंगे? इन लाइन। अब इसी के साथ मैं यहाँ पे एक ऐसा टैग लगाता हूँ जिसको मैं कहता हूँ सेल्फ क्लोजिंग टैग। लाइक मैं सिंपली क्या करता हूँ, एक दफा मैं यहाँ पे आईएमजी का टैग लगा देता हूँ, सोर्स के अंदर उस इमेज को मेंशन कर देता हूँ। कर दिया मैंने मेंशन। अब मैं यहाँ पे आया ब्राउजर में, वो इमेज मेरे पास आ रही है। गेटिंग दिस पॉइंट? अब ये इमेज मेरे पास आ तो रही है, मैं इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ क्योंकि बहुत बड़ा साइज है। मेरे पास हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार बन गई। मैं हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार को क्या करना चाहता हूँ? खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इमेज का साइज। साइज दो फॉर्म में आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। नंबर वन, या तो आप उसको हाइट दे दो, नंबर टू, या उसको विड्थ दे दो। आप दोनों चीजें भी लगा सकते हैं, लेकिन हम प्रेफर करते हैं एक चीज, या आप हाइट दे दो या आप विड्थ दे दो। उससे क्या होगा? हम हाइट जो भी दें, विड्थ ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? एडजस्ट। ठीक है, लेकिन अगर हम विड्थ और हाइट दोनों चीजें दे देते हैं तो उसके पिक्सल्स के ऊपर क्या हो जाएगा? एक बैड इंपैक्ट पड़ेगा। तो इस वजह से मैं यहां पे आया और मैंने सिंपली क्या दे दिया, इसको एक हाइट दे दी, लाइक एस 200 पिक्सल्स। जैसे मैंने यहाँ पे 200 पिक्सल दिया तो कुछ इस तरीके से आ रहा है, लेकिन आईएनजी का टैग भी क्या है? इनलाइन टैग है। रीजन आपके सामने, इन दोनों चीजों के सामने नहीं लिखा हुआ, लेकिन मुझे इसको नीचे लाना है, तो नीचे लाने के लिए मैं क्या करूंगा? नीचे लाने के लिए या सेपरेट करने के लिए मैं यहाँ पे बी आर का टैग यूज करूंगा, जिसको हम कहते हैं सेल्फ क्लोजिंग टैग। गॉट दिस पॉइंट? मैं कोडिंग में आया, मैं इसके ऊपर आऊंगा, बी आर का टैग लगाया, सेल्फ क्लोजिंग टैग। कुछ इस तरीके से हम इसको मेंशन करते हैं। मेंशन करने के बाद जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, नाउ हियर इट इज, क्या फर्क आया? वो जो पहले इसके सामने लिखा हुआ था वो नीचे आ गया इमेज का टैग, और कोई फर्क नहीं आया। ब्रेक क्या करता है? वो नेक्स्ट लाइन में मूव कर देता है। इसी के साथ एक और इनलाइन टैग है हमारे पास, उसको क्या कहते हैं? एच आर, हॉरिजेंटल रो। ये क्या करेगा? ये उन दोनों के दरमियान में एक लाइन को ड्रॉ कर देगा, लाइक एज दिस। क्या इन दोनों के दरमियान में क्या हो चुका? सेपरेशन हो चुकी। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? इनकी सेपरेशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहां तक कोई क्वेश्चन? आसान है। रहील क्लियर है? जैन क्लियर है? आपका क्या नाम था? हाँ, रिजवान क्लियर है? लास्ट क्लियर है? कोई क्वेश्चन? यहाँ पे छोड़ के कोई क्वेश्चन नहीं जाना। हाँ, क्योंकि एक क्वेश्चन गिराएंगे, हो सकता है कि 4-5 महीने पीछे चले जाएं, और 1 महीने का गैप भी बहुत पीछे आपको लेके जा सकते हैं। नहीं, लाजमी नहीं है। पीएनजी, जेपीजी, एसवीजी, कोई भी इमेज डाल सकते हैं। यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रेफरेबल इमेज कौन सी है? अच्छा किया आपने क्वेश्चन कर लिया, आपके क्वेश्चन से मुझे क्वेश्चन याद आ गया। एग्जैक्टली, प्रेफरेबल जो इमेज की एक्सटेंशन है वो वेब है। रीजन क्या है इसकी? क्यों नहीं होती? सर लेकिन पिक्सल तो फाड़ देता है। नहीं फाड़, हाँ फाड़ देता। आपने खींच के फाड़ने हैं? नहीं फाड़ लेते हैं सर, खींच के फाड़ लेते हैं सर। आपने किया कभी? ये हम खुद भी वेब को यूज कर रहे हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं? मैं पीएनजी या जेपीजी, तो जेपीजी फाड़ देती है, पीएनजी भी नहीं फाड़ती कुछ हद तक, कुछ करके लगा दो। इस वजह से
अब स्पीड का आपने बताया, स्पीड डेफिनेटली ठीक है कि अगर आपके पास कोई जेपीजी की फाइल है और जेपीजी की फाइल अगर वो कहती है कि आपके पास 5 MB का साइज है, अच्छा खासा साइज है, 5 MB का साइज, मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ कहाँ पे वेबसाइट अपनी को ऑप्टिमाइज करके आप उसकी सारी एक्सेसिबिलिटी चेक कर सकते हैं, सारा कुछ बताऊंगा। अब जहाँ पे जेपीजी 5 MB है, वहां पे अगर आप इसको कन्वर्ट कर दें वेबपी के अंदर, कन्वर्ट जब होगी तो वेबपी क्या करेगा, वेबपी एक तरह का आप ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा हमारे पास एज अ वेक्टर फॉर्म है, और वेक्टर फॉर्म जितनी भी इमेज को बड़ा कर दिया जाए पिक्सल कभी नहीं फटेंगे, वेक्टर की जो भी इमेज है। अगर आपको मैं एक छोटा सा बताऊं कि वेक्टर की इमेज किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, आप अडोब फोटोशॉप पे कोई भी इमेज बनाए, कोई डमी सी इमेज, और आपने जब सेव करना है तो उसको पीडीएफ की फॉर्म में सेव कीजिएगा, और किसी फॉर्म में नहीं, पीडीएफ की फॉर्म में सेव करने के बाद उसको जितना हो सकता है जूम इन करें। जब आपको उसको एंड लेवल पे जूम इन करेंगे ना, तब भी आपको लाइन स्ट्रेट ही नजर आएगी, बिकॉज वेक्टर इमेज। पीडीएफ जब आप सेव करेंगे ना, सेव अ कॉपी, या जब आप उसको कहेंगे नहीं, सेव एज नहीं, एक और ऑप्शन है एक्सपोर्ट का, तो एक्सपोर्ट में जाके देखिए आपको पीडीएफ का ऑप्शन मस्त देता है, सर्च करें कभी, मैं खुद पीडीएफ के तौर पे जो है वो यूज करता हूँ, और ग्राफिक डिजाइनिंग के तौर पे भी मैं उसको यूज कर रहा हूँ। आपने जब वेब पे में कन्वर्ट किया तो दो काम हो गए, एक तो उसकी एक्सटेंशन चेंज हो जाएगी और दूसरा उसका साइज कम हो जाएगा, लाइक एज अ कंप्रेस फाइल। वो आपके पास फर्ज किया 800 केबी भी होती है, कहां पे 800 और कहां पे 5 MB, फर्क आया कि नहीं आया? मींस यहाँ पे 1 MB से भी कम है, लेकिन ये वही चीज आपको प्रोवाइड करेगी जो आपके पास जेपीजी प्रोवाइड करती है, और कुछ भी नहीं। जो आप बात कर रहे हैं मैं उसको भी थोड़ा सा एलेबोरेट कर देता हूँ। अगर आपके पास एक जेपीजी की फाइल है, जेपीजी की फाइल क्या करती है, जब उसको बड़ा करोगे तो ब्लर आ जाएगी, उसी फाइल को आपने वेबपी में कन्वर्ट किया, वो ऑटोमेटिकली ब्लर होगी। आपने एक्सटेंशन लगा दी, कंप्रेस कर दिया, लेकिन फाइल कहां से उठाई, जेपीजी से। जेपीजी से डायरेक्टली या पीएनजी से उठाएंगे तो ब्लर होगी, लेकिन एक फाइल बना के आप डायरेक्टली वेबपी के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। मीन अडोब फोटोशॉप में क्या है, अडोब फोटोशॉप में भी ये ऑप्शन है, अडोब फोटोशॉप में उस फाइल को कोई भी इमेज बनाया, कोई डमी डाटा उठा के, कुछ भी, एक सर्कल क्यों नहीं बना, उसको आपने वेबपी के अंदर सेव करके चेक करना है कि वो साइज क्या लेती है, और उसके बारे में यहाँ पे क्या निकलता है, रिजल्ट क्या निकलता है। कर ले सर्च, कर ले सर्च। आपने जो बात किया ना वो इस हद तक ठीक है कि अगर जेपीजी की फाइल है, उसको कन्वर्ट किया हुआ है ना वेबपी के अंदर, वो ब्लर करेगी करेगी, लेकिन एक होती है डायरेक्टली आपने प्रिंट उसको अंदर किया वेबपी के अंदर, जो डायरेक्टली मीन डिफॉल्ट ही वेबपी की फाइल होगी, वो आपके पास एक्यूरेबल है। और अब तो आपके पास बहुत ज्यादा आसानियां हैं, जावास्क्रिप्ट के अंदर एक ऐसी वेबसाइट है जो क्या कहती है कि अगर आपके पास कोई ब्लर फोटो भी है लाइक जेपीजी, आप उसको वेबपी में कन्वर्ट करें, वो ब्लर ऑटोमेटिकली खत्म कर देगी, ज़ूम इन ज़ूम आउट जो भी करेंगे वो ठीक हो जाएगी, मींस एचडी क्वालिटी, वो बाकी के जो पिक्सेल्स हैं वो ऑटोमेटिकली ऐड कर देती है, इस वजह से फायदा हो जाता है। वो चीजें सभी जो आपको बता रहा हूं मैं आपको दिखाऊंगा भी और करके भी बताऊंगा, लेकिन मजा तब है जब आप उस हद तक पहुंच जाओ कि आप खुद करने के काबिल बन जाए। ओके, यहां तक क्लियर है, इमेज आ गई, लेकिन समटाइम्स इमेज का नाम जो है वो कुछ इस तरीके से आ जाता है, या इमेज का नाम इस तरीके से कर लो, या लोडिंग का टाइम इस तरीके से कर लो कि हमारा नेट स्लो चल रहा है, और हमारा नेट जब स्लो चल रहा होता तो इमेज लोड नहीं होती, और इमेज अगर लोड नहीं होती तो अगर यहाँ पे कुछ इस तरह का खाली डेटा आ रहा है तो ये तो अंडरस्टैंडेबल नहीं है, हमें अल्टरनेटिव पे कुछ ना कुछ तो डिस्प्ले होना चाहिए। तो क्या डिस्प्ले होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे आर्ट के अंदर आऊंगा, मैं यहाँ पे इमेज लिख देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे इमेज लिखा और इमेज लिखने के बाद मैं यहाँ पे गया,
नाउ हियर इट इज, ये वाला आइकन एक टूटी हुई इमेज वाला आ गया। ये टूटी हुई इमेज का आइकन आपको बताता है कि आपने यहाँ पे इमेज लगाई थी। ये सम सिनेरियोज में इमेज आपको नजर नहीं आ सकती, या तो इमेज का पाथ सही नहीं लगा हुआ, या फिर इमेज का पाथ सही लगा हुआ है, आपका नेट स्लो है। क्योंकि आपका समटाइम नेट स्लो होता है ना, तो इमेज जो है ना, वो इमेज तो एमपी के अंदर भी चली जाती है। आपका टेक्स्ट कभी भी एमपी के अंदर नहीं जाएगा, जितना भी टेक्स्ट लिख लें। एक वेब पेज लें, उस वेब पेज में से आप इमेज को निकाल दें। इमेज को निकाल के जो बाकी का टेक्स्ट बचता है, मैक्सिमम भी अगर करें तो वो 300-400 केबी तक जाएगा मैक्सिमम। तो आपका टेक्स्ट पहले आता है और आपकी इमेज लोड होने में टाइम या प्रोसेस, उसके बाद आपकी इमेज आपको वहां पे डिस्प्ले होगी। लेकिन अगर कोई ऐसी इमेज आ गई जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है, लाइक एज फिल वक्त तो मैंने एक लोगो लगा दिया, यहाँ पे एक इमेज आ रही है, मुझे पता भी तो होना चाहिए कि ये लोगो किस चीज से रिलेटेड है। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, इसके ऊपर जब होवर करूं तो मुझे क्लैरिफाई भी तो हो कि ये लोगो किस चीज से लिहाज से अट्रैक्टिव है। मैं टाइटल लगा दूंगा स्केलर माइंड आईटी इंस्टीट्यूट, कुछ भी लिखते हैं। मैंने इसको सिंपली सेव किया। सेव करने के बाद मैं यहाँ पे आया, जैसे मैं इसके ऊपर होवर करता हूँ, होवर करने से मेरे पास ये निशान दे रहा है, ये बता रहा है कि भाई ये जो लोगो है वो इस चीज का लोगो है। अगर कोई ऐसा एनिमल आ जाता है जिसका नाम आपको नहीं पता, आप जस्ट होवर करेंगे, उस एनिमल का नाम आपको नजर आ जाए। लेकिन सब वेबसाइट पे आएगा, हर एक वेबसाइट पे नहीं, क्योंकि उन्होंने अलो किया हुआ होता है, उन्होंने ये टाइटल्स लगाए हुए होते हैं। यहां तक कोई क्वेश्चन क्लियर है? सिंपल। अच्छा, आगे हमारे पास मैं यहाँ पे बी आर या एच आर लगा देता हूँ। एच आर लगाने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ कुछ तरह की हमारे पास टाइप ऑफ लिस्ट होती है, और लिस्ट को देखते हैं कि कौन कौन सी टाइप होती है लिस्ट की। एक्चुअल में 3 तरह की लिस्ट्स होती हैं। एक होती है ओएल, जिसको हम ऑर्डर लिस्ट कहते हैं। इसके अंदर एल कर देते हैं, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। हमने 3 लिस्ट लगा दी। 3 लिस्ट लगाने के बाद क्या होता है, हमारे पास ऑर्डर लिस्ट है, तो ऑर्डर लिस्ट क्या करेगा, ऑर्डर के अंदर लगाएगा एज ए सीक्वेंस। तो अब देखते हैं कि सीक्वेंस किस फॉर्म में, 1 to 3 की फॉर्म में। लेकिन हम ये चाहते हैं कि 1 to 3 की फॉर्म में ना हो, किसी और फॉर्म में करना चाहते हैं। हम सिंपली यहाँ पे आके ओ एल के अंदर टाइप अकेले मेंशन कर देंगे। हम कहते हैं कि कैपिटल आई में आ जाए रोमन, तो ये रोमन कुछ इस तरीके से आ जाए। और हम ये चाहते हैं कि ये 1 से ना शुरू हो, इसका स्टार्टिंग 50 से शुरू होना चाहिए। तो 50 से शुरू करने के लिए क्या करेंगे, ये ओ एल एज अ टैग है, एल आई हमारे पास एज अ टैग है, लेकिन ये टाइप क्या है, इसको एट्रीब्यूट कहते हैं, स्पेसिफिकेशन कहते हैं। ये स्ट्रक्चर नहीं बनाता, ये उसके डिजाइन के अंदर, ये उसके अलाइनमेंट के अंदर या एक्स्ट्रा क्वालिटीज को बयान कर, इस वजह से यहाँ पे हमने टाइप लगाई है। मैं यहाँ पे आया, मैं स्टार्ट उसको कह देता हूँ कि कहाँ से शुरू करें। चलो मैं यहाँ पे उसको कह देता हूँ कि 51 से स्टार्ट करें। तो 51 से स्टार्ट करते हैं। नाउ हियर इट इज। तो अब कहाँ से शुरू हो चुका, 51 से। गेटिंग दिस पॉइंट? तो इस तरीके से हम उसको जो भी बताना चाहें वो बता सकते हैं। बट बहरहाल ये जो उसने लिखा है मेरी समझ से भी बाहर। गॉट दिस पॉइंट? ओएस सीक्वेंस बताता है कि एक चीज का एल्गोरिदम है, स्टेप वाइज आपने वही स्टेप्स काउंट करने हैं। चाय बनानी है तो चाय बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले पहला स्टेप क्या होगा चाय बनाने के लिए, पानी लेना है। फिर दूध डालना है, पत्ती डालना है। लगता है चूल्हे की जरूरत ही नहीं है। आपने अपने सर पे रखना है, दिमाग थोड़ा सा गर्म करके तो चाय बन जाएगी।
कैश के बगैर भी काम हो जाएगा। ओके, ऑर्डर लिस्ट का आइडिया हो गया। इसका मीन्स अगर कोई भी चीज सीक्वेंस में करनी है तो ऑर्डर लिस्ट में कर दी, लेकिन अगर सम टाइम्स ऐसा होता है कि कोई चीज सीक्वेंस में ना करनी हो, कैसे? हम यूएल कर लेते हैं। यूएल मीन्स टू से अनऑर्डर लिस्ट। तो अनऑर्डर लिस्ट के अंदर हम एल आई लिस्ट वन, एल आई लिस्ट टू, एल आई लिस्ट थ्री, ये सारी लिस्ट आ गई। अब यहाँ पे मैं आया ना, ये इट इज, यहाँ पे आपके पास रोमन में आ रहा है और यहाँ पे आपके पास बुलेट्स में आ रहा है, तो डाटा चेंज हो गया। इसका ऊपर नीचे भी हो जाए कोई मसला नहीं है, लेकिन इसका वो कंडीशन बता रहा है कि आपका सीक्वेंस में ही होना चाहिए। तो डाटा सीक्वेंस में होगा तो अच्छा होगा, लेकिन अगर डाटा सीक्वेंस में नहीं होगा तो बुरा होगा। ये चीजें हमारे पास। इसके अलावा और कौन सी लिस्ट थी? डेफिनेशन लिस्ट। डेफिनेशन लिस्ट के अंदर हमने डेफिनेशन टर्म पढ़ा। डेफिनेशन टर्म क्या होता है? जब किसी भी चीज को डिफाइन करना है तो सबसे पहले हेडिंग तो देते हैं ना। अल्लामा इकबाल का ऐसे लिखने से पहले अगर अल्लामा इकबाल ही नहीं लिखते तो क्या पता क्या किसका ऐसे लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हेडिंग देनी पड़ेगी कि भाई अल्लामा इकबाल है, फिर उसके बारे में बताना पड़ेगा कि अल्लामा इकबाल पैदा कहाँ पे हुए, कैसे हुए, ये सारा सिनेरियो। तो डेफिनेशन टर्म हमारे पास लाइक एज अ फिजिक्स, और डेफिनेशन डिटेल या डेफिनेशन डाटा। पहले हमने डेफिनेशन टर्म लगानी है, और डेफिनेशन टर्म लगाने के बाद हमने डेफिनेशन डिटेल बतानी है, जिसके अंदर हमने उसको तारीफ में बयान करना है। कैसे? द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी एंड दियर रिलेशनशिप। डेफिनेशन टर्म के अंदर मैंने उस टर्म को रखना है जिसको मैंने डिफाइन करना है, और डेफिनेशन डिटेल के अंदर मैंने उसको एलेबोरेट कर दिया कि उसकी डेफिनेशन क्या बनती है। जैसे मैंने सेव किया, सेव करने के बाद मैं ब्राउजर में आया, मेरे पास सिनेरियो कुछ इस तरीके से आ गया। यहां तक कोई मुश्किल? आसान है काम? हाँ, अभी तक आसान है, आगे भी आसान ही हो। बट ये आसान तब तक रहेगा जब तक आप मेहनत करते रहेंगे, और जिस दिन आपने मेहनत छोड़ दी फिर आपने कहना है कि सर पर टांगे। फिजिक्स बारीक से लिखा हुआ है, ये भी बारीक से लिखा हुआ है, तो कुछ ना कुछ फर्क तो आना चाहिए। तो फर्क लाने के लिए क्या करेंगे? क्या हुआ? सब ठीक तो है? लग गई है मुझे समझ। अब इस फिजिक्स को क्या करते हैं, थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं। तो बोल्ड करने के लिए सिंपली हम क्या कोई और टैग यहाँ पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं? कौन सा टैग लगाएंगे? बोल्ड नहीं, बी है। बोल्ड का मतलब तो क्लीन बोल्ड भी होता है। क्रिकेट का मैच देखते देखते ना आपको बोल्ड ही याद है, बी नहीं याद। तो मैंने जैसे ही उसके अंदर बी को रखा तो फिजिक्स क्या हो गया? ओके, ये चीज तो हो गई हमारे पास। लिस्ट के बारे में आइडिया हो गया। सैन, रहील, मैं राबे करने लगा था। यस, आपका नाम क्या था? रिजवान। वो आपका नाम ऐसे याद होगा, वो रिजवाना आई थी, वो चली भी गई। क्लियर है यहाँ तक? कोई क्वेश्चन? शकील, यहाँ तक क्लियर? लिस्ट के बारे में क्लियर हो गया? लिस्ट से आगे चलें। लिस्ट, लिस्ट बेसिक और इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा। आगे हमारे पास इंपॉर्टेंट पार्ट है टेबल। यस, सर्कल दे सकते हैं, स्क्वायर दे सकते हैं, लेकिन अकेला टाइप उसमें नहीं लगाया जा सकता। उसमें लगाया जा सकता है लिस्ट स्टाइल टाइप, और वो हम लगाएंगे सीएसएस में। जो ऑर्डर लिस्ट है ना, ऑर्डर लिस्ट में हम चेंज ही कर सकते हैं, क्योंकि ऑर्डर लिस्ट में हमारे पास कोई इमेज नहीं है। लेकिन जो हमारे पास ये बुलेट्स आ रहे हैं, ये बाय डिफॉल्ट इमेजेस हैं, और बाय डिफॉल्ट यहाँ पे हम काम करते हैं। लेकिन जब हम सीएसएस को यूज करते हैं तो लिस्ट स्टाइल टाइप के अंदर आप ऑर्डर लिस्ट को अनऑर्डर भी कर सकते हो, और अनऑर्डर लिस्ट को ऑर्डर लिस्ट भी कर सकते हो।
ये दोनों चीजें की जा सकती हैं। तो आपने इससे पहले फ्लोटिंग टेक्स्ट बताया। फ्लोटिंग टेक्स्ट वो मार्की टैग है, वो टैग है जस्ट मार्की का। मार्की का एक टैग है। आप सभी को मैंने सेपरेट सेपरेट बिठा दें। यहाँ पे आप कोई भी नाम लिख दें, लाइक एज शकील लिख दें। बस यही बात थी। यहाँ पे फिलहाल फ्लोट कर रहा है, और अगर थोड़ी सी हरकतें और हुई तो यहाँ पे भी ये फ्लोट करेगा। इससे बेहतर है सर यहाँ से आगे। इधर आ जाए साइड पे मेरे पास, ओके ये तो फीमेल साइड पे आ जाए। अरे लास्ट टाइम वाली बात कर सिर्फ चल रही आज से आप शकील नहीं है। कोई बात करते फिर यहाँ तक नहीं रोक गया, कोई क्वेश्चन यहाँ तक। ये मेन चीजें हैं हमारे पास, मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसमें हमारे पास लिस्ट सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। और ये ऐसी चीजें हैं जो जितनी भी वेबसाइट्स आप बनाओगे ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें हमारे पास लिस्ट आ जाता है, जिसमें हमारे पास टेबल्स आ जाते हैं, जिसमें हमारे पास फॉर्म्स आ जाते हैं। ये तीनों की तीनों इंपॉर्टेंट चीजें हैं। बाकी तो पर्सन एडजस्टमेंट कर सकता है, छोटी मोटी चीजों का तो आइडिया हो जाता है, बुक से भी बंदा पढ़ लेता है। लेकिन ये तीन चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में आपको उन चीजों से भी ज्यादा पता होना चाहिए। अब सिंपली मैं मार्केट टैग के नीचे आता हूँ, यहाँ पे एक बी आर का टैग लगा देता हूँ। टेबल लगाने के लिए मैं सिंपली टेबल क्रिएट कर देता हूँ। मैंने टेबल क्रिएट कर दिया, और इस टेबल के अंदर सबसे मेन चीज मेरे पास क्या है, टेबल रो। तो टेबल रो में बना देता हूँ। ठीक, यहाँ से टेबल रो बन गई। तो टेबल रो के अंदर हमें कुछ ना कुछ टेबल डाटा भी चाहिए, तो टीडी क्रिएट कर दूंगा। यहाँ पे मैं लिख दूंगा नेम, और देन अगेन मैं यहाँ पे एज, और देन मैं यहाँ पे टीडी के अंदर कॉन्टेक्ट लिख देता हूँ, और फिर टीडी के अंदर मैं इमरजेंसी कॉन्टेक्ट लिख देता हूँ। ये चीज मैंने क्रिएट कर दी। क्रिएट करने के बाद मैं अपने आउटपुट में जाता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास ये चीज नजर तो आ रही है, लेकिन क्या टेबल की फॉर्म में नजर आ रही है? तो मुझे इसको क्या करना है, टेबल के अंदर कन्वर्ट करना है। तो टेबल के अंदर कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आया टेबल के अंदर, और टेबल के अंदर लगाऊंगा बॉर्डर। बॉर्डर 3 और 2 लगा दें, जो भी आप लगाना चाहते हैं। बॉर्डर रेड इस वजह से कि ये HTML4 के अंदर था पहले, HTML5 इसको एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन आप लोगों की क्लैरिटी के लिए मैंने इसको क्या कर दिया, बॉर्डर 3 लगा दिया, ताकि आपको समझने में कोई मुश्किल ना हो जाए, क्योंकि हमने कोलैप्स भी करना है, स्पैन भी करना है। मैं अब आया नीचे बॉटम में, नाउ हियर इट इज। ये सीन मेरे पास कुछ आ रहा है। अब मुझे क्लियर हो गया कि मेरे पास जो टेबल डेटा, कितने टेबल डेटा बनाए थे, 1 2 3 4, 4 टेबल डेटा बनाए थे। जो जितने आप टीडी बनाओगे उतने आपके कॉलम्स बनेंगे। पॉइंट, जितने आप टीडी बनाओगे उतने आपके कॉलम्स बनेंगे। अब मुझे टेबल क्रिएट हो गया, हेडिंग क्रिएट हो गई। इस हेडिंग के अंदर कुछ डेटा भी डालना है, तो डेटा डाल देते हैं। तो डेटा मजीद डालने के लिए मैं मजीद एक और क्या करना पड़ेगा, टीआर क्रिएट करना पड़ेगा। क्यों टीआर क्रिएट करना पड़ेगा, वो एक रो थी, उस एक रो में तो हमने सारी हेडिंग्स ही लिख दी। अब स्टूडेंट का डेटा डालना है, तो वो पहली रो के अंदर थोड़ी डालेंगे, उसके लिए हम एक नई रो बनाएंगे जिसको हम टीआर बनाएंगे, और उसके अंदर जितने कॉलम्स पहले रो में बनाए थे उतने ही कॉलम्स दूसरी रो में बनाने। एंटर किया टीडी, नेम मैं यहाँ पे शकील कर देता हूँ, या फिर शकीला। सर रिकॉर्डिंग और यहाँ पे कॉन्टेक्ट 0301 कुछ भी ऐड कर सकते हैं डमी डेटा के तौर पे। कुछ इस तरीके से मैंने डमी डेटा यहाँ पे क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब ऐड करने के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आने के बाद क्या वही डेटा नहीं ऐड हो रहा, वही चीज ऐड होगी। लेकिन लेट्स सपोज दैट मुझे एंड में पता चलता है
कि शकीला का इमरजेंसी कांटेक्ट फन है चलिए इसके लिए अपने इसका मतलब बैकग्राउंड का एक क्या हुआ? इसकी जगह सर है इंस्टाग्राम में मतलब शकीला ब्लॉगर नहीं मैं ये चाहता हूँ कि इमरजेंसी कांटेक्ट और ये वाला कांटेक्ट इसका सेम है। सर ये तो सेट करते तो ठीक दिख रही है इसकी जगह एक ही अब ठीक है। उसके आगे अच्छा, अभी यहाँ पे देखिए हमारे पास ये चीज आ रही है। मैं ये चाहता हूँ कि यही नंबर यहाँ पे भी लिखा हुआ है, तो क्यों ना इस नंबर को बार बार रिपीट करने को मैं सिंगल टाइम पे लिख दूं। तो सिंगल टाइम पे लिखने के लिए मुझे आखिरी नंबर को क्या करना पड़ेगा? डिलीट करना पड़ेगा। डिलीट करने के लिए मैं यहाँ पे आया और इसको क्या कर दूंगा, जैसे मैंने कमिट किया और कमिट करके मैं यहाँ पे आ गया, नाउ हियर इट इज, ये वाला सेक्शन क्या हो गया, खाली आ गया। मैं खाली सेक्शन के अंदर क्या करना चाहता हूँ, इस नंबर को एक्सपेंड करना चाहता हूँ। तो एक्सपेंड करने के लिए यहाँ पे ये वाला नंबर लिखा हुआ है, मुझे उस नंबर पे जाना है। नंबर कहाँ पे लिखा हुआ है? आ जाए इधर। मुझे हाँ, मोहिनी भी है कुछ भी नहीं किया, मैं कुछ भी नहीं कहता, आ जाए इधर। नहीं नहीं, इधर आ जाए, इधर 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 मेरे सामने, तू भी पकड़ से पकड़ इधर आ जाए, आ जाए। सर मैंने तो कुछ किया नहीं मैंने कुछ, मैंने क्या कुछ किया है? इस बात को यहाँ पे एक्सपेंड करना है। साला अब अगली बार इस केयर में जाना वो इधर आ कुछ कराना नहीं आवाज़ बस साइलेंट। ये चीज यहाँ पे हमने एक्सपेंड करनी है। तो एक्सपेंड करने के लिए क्या करेंगे, इसको क्या करना पड़ेगा, स्पैन करना पड़ेगा। एक्चुअल में स्पैन एक मर्ज है जो हम मर्ज कर रहे हैं। ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम, कॉलम का गैप है, रो तो नहीं है। तो एक वाला कॉलम दूसरे कॉलम के साथ क्या हो जाए, स्पैन हो जाए। तो स्पैन करने के लिए मैं इस कॉलम को हिट करूंगा, और ये कॉलम कहाँ पे लिखा हुआ है, जहां पे मेरा नंबर लिखा हुआ है। जहां पे मैंने नंबर लिखा वहां पे आके मैं कॉल स्पैन कर दूंगा, कॉल स्पैन कर दूंगा 2। फिर एक बॉक्स आगे खाली है, तो एक बॉक्स वो वाला होगा और एक बॉक्स उससे नेक्स्ट वाला हो जाएगा। तो 2 बॉक्स हो गए। लेकिन अगर मैं ये चाहता हूं कि मेरे पास 2 बॉक्स आगे वाले खाली हैं जहां पे मैं स्पैन करना चाहता हूँ, फिर मैं यहाँ पे 2 की जगह पे क्या लिखूंगा, फिर 3 लिखूंगा। मैंने इसको सिंपली सेव किया। सेव करने के बाद मैं यहाँ पे आ गया, एंड नाउ हियर इट इज। यहां तक कोई कंफ्यूजन क्लियर है? जैन समझ आ गई? रिजवान समझ आ गई? लास्ट वन नजर आ रहा है? अगर नहीं नजर आ रहा तो सीट खाली है। ये तो था हमारे पास सिंपल टेबल। अब सिंपल टेबल चले मजीद एक और टी आर बना लेते हैं। इसी चीज को मैं कॉपी करता हूं, कॉपी किया और कॉपी करके यहां पे पेस्ट कर दिया। बड़ा और ना इसमें तो कमेंट करने के लिए सब पर मालूम है ओके, ये चीज है हमारे पास एट प्रेजेंट। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास 2 इंसान है। अब दोनों इंसानों की एज क्या है, सेम सेम है। फोन नंबर अगर सेम होता तो ये चीज कर देते। ये थी हमारे पास कॉलम वाइज। अब हम क्या कर रहे हैं, रो वाइज, बट सेल एक ही है। तो हमने रो को पकड़ना है, लेकिन रो के उस सेल को पकड़ना है जिस सेल को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। मुझे फाखरा का जो 26 है, इस 26 को यहाँ पे क्या करना है, फाखरा के 26 एज को रिमूव कर दें ऐसा पैसा और यहाँ पे आके क्या कर दें, रोज पेन कर दें। 2 रोज खाली थी तो इसको सेव किया। सेव करने के बाद मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 26। अब यहाँ पे मुझे पता चल गया कि इन दोनों इंसानों की एज क्या है, सेम है। और ऊपर जो पर्सन बैठा हुआ है उसका जो इमरजेंसी कांटेक्ट है और जो कांटेक्ट है वो भी क्या है, सेम है। तो जो चीजें सेम होगी मैं उनको रिपीट करने की जगह पे उनके सेल्स को आपस में क्या कर दूंगा, मर्ज कर दूंगा। और जो डिफरेंट होंगे मैं डिफरेंट रख दूंगा।
या मेरे पास डिफरेंशिएशन आ जाए। तो इस तरीके से हम एक सादा सा टेबल बना सकते हैं। इसी टेबल को हम मजीद थोड़ा सा यूनिक कर देते हैं। मैं इसी टेबल को उठाता हूं, कॉपी करता हूं, और कॉपी करने के बाद मैं यहां पे एक कैचा लगा के मजीद इसी टेबल को यहां पे ऐड कर देता हूं। यही टेबल नीचे आ गया। लेकिन अब मैं यहां पे क्या करना चाहता हूं, मैं इसके हेड और बॉटम को सेम सेम करना चाहता हूं ताकि हेड और बॉटम सेपरेट सेपरेट हो जाए। तो मेरे पास जो हेडिंग्स हैं वो बारीक लिखी हुई हैं, मैं इनको क्या करना चाहता हूँ, बोल्ड करना चाहता हूँ। तो बोल्ड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं सिंपल गया यहाँ पे, पहले टीआर को पकड़ा, इसको पहले सीक्वेंस कर देते हैं। पहले टीआर को पकड़ा, टीआर की जगह पे क्या कर देंगे, टी हेड कर सकते हैं। और जितने टीडीज हैं मैं आर्ट को प्रेस करते हुए सभी को सिलेक्ट कर देता हूं, और टी डी की जगह पे मैं सिंपल टी एच कर सकता हूं। तो पहले जहां पे मेरे पास टेबल रो बन रही थी मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया किस में, हेड में। अब क्या होगा, मैंने सिंपली सेव किया। सेव करने के बाद मैं यहां पे आया, मेरे पास सारी हेडिंग्स, पहला सेंट्राइज्ड होगी, सेकंड बोल्ड होगी ऑटोमेटिकली। मुझे पी का टैग नहीं लगाना पड़ा, मुझे सिंपली उसको बताना पड़ेगा आप क्या करो, उसको बोल्ड कर दो और उसको सेंट्राइज कर दो। क्या लगा के, टी हेड और टी एच लगा के। टी हेड में बाहर लगाऊंगा टी आर की जगह पे, और टी एच अंदर लगाऊंगा जितने सेल्स है मेरे पास उन जगह पे। यहां तक कोई कंफ्यूजन, यहां तक क्लियर है। आगे चलें। जहां पे आगे टी आर लिखे हुए मल्टीपल, मैं इनको थोड़ा सा क्लोज कर देता हूं। ये एरोज बने हुए हैं, एरोज उनको कंप्रेस करके छुपा देते हैं, गायब नहीं करते, डिलीट नहीं करते, ये सिर्फ हाइड कर देते हैं आपकी कोडिंग में आसानी के लिए। अब मैं सिंपल क्या करता हूं, टी हेड के नीचे क्या लगाऊंगा, टी बॉडी, और इस टी बॉडी को यहां पे एक्स करके मैं इसके नीचे क्या कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा। क्या कोई फर्क आएगा, देयर इज नो डिफरेंस। लेकिन मैंने क्या कर दिया, मैं एक स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूं, टेबल का जो सही स्ट्रक्चर है। समटाइम्स आपको कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाना पड़ जाएगा, समटाइम्स आपको कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं बनाना पड़ेगा, आपको हाफ स्ट्रक्चर बनाना पड़ जाए। तो मैंने दोनों चीजें यहाँ पे ऐड कर दी कि हाफ स्ट्रक्चर कैसे बनाता है, जिसमें रोज पेन और कॉज पेन आपको बताए। और अगर हमने एक कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाना है, जिस तरीके से हमने टी हेड को रख दिया, टी बॉडी को रख दिया, इसी तरीके से यहाँ पे हम एक और चीज को रख देते हैं। टी बॉडी के बाद हमारे पास क्या आता है, टी फुट, और टी फुट के अंदर टी डी, जिसमें हम कुछ ना कुछ रिजल्ट रख देते हैं। कुछ इस तरीके से रख दिया, क्या हमारे पास कोई फर्क आया, कुछ भी नहीं आया। इसके ऊपर कुछ होती है हेडिंग्स, जिससे हमें पता चलता है कि कौन सा टेबल किस चीज से रिलेट कर रहा है। तो अगर हमने यहाँ पे ये टेबल अगर किसी क्लास का है कि किसी क्लास का एडमिशन फॉर्म है, तो मैं इस टेबल के नीचे या ऊपर इसके साथ इसके नीचे एक कैप्शन दे दूंगा, और कैप्शन के अंदर मैं स्टूडेंट एडमिशन फॉर्म कुछ भी लिख सकता हूं। जैसे मैंने ये कैप्शन दी तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे स्टूडेंट एडमिशन फॉर्म लिखा हुआ जी। तो ये सारी चीजें यहाँ पे क्या हो चुकी, क्लियर हो चुकी, क्रिएट हो चुकी। यहां तक कोई क्वेश्चन, यहां तक कोई क्वेरी, फाकरा कोई क्वेश्चन है, परमिशन फॉर्म में सडनली लिखा होगा। सिर्फ आपको समझाने के लिए डमी डेटा दिया है। मेरा सवाल मुझसे पूछ लो अगर कोई क्वेश्चन है तो। सर हमें ये कैसे पता चलेगा कि आपने कौन सा टैग के बाद लगाया, जैसे कि आपने कैप्शन का टैग टेबल बॉर्डर के बाद लगाया, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये वाला टैग भी यहीं पर लगाना है या टेबल के ऊपर आ रहा है हेडिंग्स, तो टेबल के बाद जैसे ही आप लगाओगे वो ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, उसकी हेडिंग पे रख देगा। आप इसको सीएसएस लगा के लेफ्ट राइट साइड पे भी कर सकती हैं, आप बॉटम पे भी कर सकती हैं। लेकिन अगर बाय डिफॉल्ट आप सिंपल रखती हैं, बाय डिफॉल्ट आप बॉर्डर के एंड पे भी लगा दें टेबल के, वो ऑटोमेटिकली हेडिंग पे ही लगेगी।
आपको कोई नीड नहीं है। ये कुछ ऐसी सीएसएस की प्रॉपर्टीज है जो बाय डिफॉल्ट लगी हुई है, आपको हार्ड वर्किंग करने की जरूरत नहीं है, आप जहां पे भी एडजस्ट करें वो हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? जैन, कोई क्वेश्चन? क्लियर है? रिजवान, रही किधर गया? क्लियर है? इस साथ वाले बंदे से थोड़ा सा बच के रहना, रहीला बना देगा। टेबल के बाद हमारे पास क्या मेन चीज आती है? फॉर्म के अंदर बाय डिफॉल्ट हमारे पास दो चीजें आती हैं, एक हमारे पास एक्शन होता है और एक हमारे पास मेथड होता है। एक्शन के अंदर हम वो वाला पेज रखते हैं जहां पे हमारा फॉर्म का डेटा सेंड होना होता है, जाना होता है, कहीं पे भी जा सकता है, वो डेटा वहां पे जाएगा। कैसे? अगर मैं यहाँ पे ये लिखूं कि हमारे पास फॉर्म के अंदर, आपने नॉर्मली देखा होगा कि आपका यहाँ पे एडमिशन फॉर्म डॉट पीएचपी कुछ इस तरीके का फॉर्म डेटा आपको नजर आ रहा होता है समटाइम्स, आप अगर बिहाइंड द सीन देखें तो। लेकिन हमारे पास तो कोई ऐसी चीज है ही नहीं, और ना हम यहाँ पे एट प्रेजेंट इस चीज को देखेंगे। हम सीखेंगे इसी चीज को जब नोड जेएस पे जाएंगे, जब बैकएंड के अंदर काम करेंगे, तो इस चीज का आपको सबसे ज्यादा आइडिया होगा, या पीएचपी का आपको सबसे ज्यादा आइडिया होगा कि पीएचपी में हम किस तरीके से काम कर सकते हैं। वर्डप्रेस पे भी नहीं है, क्योंकि वर्डप्रेस तो डायरेक्टली क्या है, फ्रंट एंड साइड है। ये काम है पीएचपी या बैकएंड कोई भी लैंग्वेज या कोई भी फ्रेमवर्क या कोई भी लाइब्रेरी इस्तेमाल करते हैं, तो वहां पे ये चीज सीखी जा सकती है, की जा सकती है। और आपकी जो वेब आईडी है, इसके अंदर भी बैकएंड के तौर पे हम काम करेंगे पीएचपी को यूज करते हुए। फॉर्म बना दिया, लेकिन फॉर्म के बाहर कोई बॉर्डर भी बना दे। बॉर्डर बनाने के लिए कौन सा टैग हम इस्तेमाल करते हैं? फील्ड सेट। और फील्ड सेट को एक्सपेंड कर देते हैं बॉर्डर के फॉर्म के बाहर, और यहाँ पे एक और टैग लगाते हैं लेजेंड का। यहाँ पे क्या लिख देते हैं? फॉर्म। अगर यहाँ पे फॉर्म लिखेंगे तो ये फॉर्म कहाँ पे आएगा? ये आएगा उस बॉर्डर के अंदर, लाइक दिस। इस तरीके से फॉर्म लिखा हुआ आएगा और वो बॉर्डर हमारे पास आ जाएगा। और इस तरीके से ये सारे सिनेरियोज जो है वो हम क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, इसके अंदर हमने फॉर्म बनाना है, तो फॉर्म बनाने के लिए कोई ना कोई यूजर से इनपुट भी चाहिए। और यूजर से इनपुट लेने के लिए हम सिंपल यहाँ पे एक टैग लगाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, इनपुट। जैसे मैंने यहाँ पे लगाया, लगाने के बाद मैं यहाँ पे आया तो मेरे पास इनपुट आ गई। लेकिन क्या इसके अंदर कुछ लिखा हुआ है कि मैं यहाँ पे क्या दूं क्या ना दूं? कुछ भी नहीं लिखा हुआ। मैं हो सकता है यहाँ पे यूजर नेम देता हूँ, हो सकता है यहाँ पे अपना नेम देता हूँ, हो सकता है यहाँ पे मैं अपनी एज देता हूँ, मुझे तो मेंशन नहीं कर रहा। तो वो चीजें मेंशन करवाने के लिए मैं सिंपली यहाँ पे क्या लिखूंगा, एग्जैक्टली मैं यहाँ पे प्लेस होल्डर लिख दूंगा, एंटर यूर नेम। जैसे मैंने ये चीज लिखी, मैं यहाँ पे आया और here it is, मेरे पास ग्रे कलर का लिखा हुआ आ चुका है एंटर योर नेम। और जैसे मैं इसके ऊपर फोकस करता हूँ और फोकस करके कोई एक भी अल्फाबेट लिखता हूँ, तो वो जो एंटर योर नेम है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा, गायब हो जाएगा। यही तो चीजें हैं। हमने वो सिर्फ यूजर को दिखाना है कि यूजर लिखे क्या, ये नहीं यूजर को बताना कि भाई आपका डेटा ये वाला उसके साथ है, कभी नहीं। यूजर को सिर्फ इतना पता चल जाए कि इस यूजर ने इनपुट के अंदर क्या लिखी, ये इसकी रिक्वायरमेंट्स है। लेकिन एक तो ये होता है कि प्लेस होल्डर के तौर पे अंदर लिख लिया, एक होता है प्लेस होल्डर की बजाय आप बाहर लिख दो। तो बाहर लिखने के लिए सिंपली मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे सबसे पहले एक लेबल लगा देता हूँ। और लेबल लगाता क्यों है, क्योंकि मैं बाहर जब इनपुट फील्ड के डाटा लिखूंगा लाइक एज, एक दफा मैं कुछ भी नहीं करता, यहाँ पे मैं यूजर नेम लिख देता हूँ और आगे क्या कर देता हूँ, इनपुट टेक्स्ट, और ये चीज लिख दी। मैं जैसे ही यहाँ पे आया, नीचे यूजर नेम आ रहा है, मैं यूजर नेम के ऊपर कर्सर लेके जाता हूँ और यूजर नेम के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो क्या इनपुट फील्ड के अंदर असर हो रहा है, फोकस हो रहा है? नहीं हो रहा। मैं तो ये चाहता हूँ कि मैं यूजर नेम के ऊपर जब क्लिक करूँ, जो टेक्स्ट लिखा है उसके ऊपर क्लिक करूँ, तो फोकस कहाँ पे हो जाए, इनपुट फील्ड के अंदर।
इसी वजह से मैंने क्या लगाया, लेबल लगाया। तो मैं अब इस लेबल फॉर के अंदर इनपुट के अंदर क्या लगाऊंगा, एक आईडी, और इसके अंदर क्या, यूजर नेम। तो मैं यहाँ पे यूजर नेम लिख देता हूं, और फॉर के अंदर भी क्या लिख देता हूं, यूजर नेम। सेव किया, सेव करके मैं आया यहाँ पे। अब जैसे इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं, क्या हो रहा है, फोकस हो रहा है। मैं ऊपर फोकस करके देन अगेन फोकस करता हूं, मैं यूजर नेम के ऊपर क्लिक करूंगा, ऑटोमेटिकली फोकस हो जाएगा। ये फायदा है लेबल लगाने का, कि लेबल लगाने से ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, उस साइड पे फोकस हो रहा है। मैं फोकस से तो करना चाह रहा, यही चीजें हमारे पास। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास यूजर नेम के अलावा क्या है, इसी चीज को मैं कॉपी करता हूं और मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूं। यूजर नेम की जगह पे मुझे अब क्या चाहिए, ईमेल। तो टाइप भी हमारे पास क्या, ईमेल अवेलेबल है। तो मैं यहाँ पे ईमेल लिख देता हूँ, और यहाँ पे भी क्या लिख दूंगा, और यहाँ पे भी सेम सेम कर दी। सेम सेम करने के बाद मैं यहाँ पे आया, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा मुझे ऑटोमेटिकली दिखा रहा है ईमेल के बारे में। और अगर ये मुझे ना दिखा रहा होता, वो टाइप मैंने ईमेल दिया था, इस वजह से ये मुझे मेंशन करके दिखा रहा। और अगर वो मैं मेंशन ना करता तो ये मुझे कतई ना दिखाता। जिस तरीके से ऊपर मुझे नहीं दिखा रहा, भी मुझे ऊपर दिखा रहा है, पहले नहीं था दिखा रहा। इसके बाद मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, तो यहाँ पे मुझे यूजर नेम दिखा रहा है, उसने उस चीज को हिट कर दिया, और यहाँ पे मुझे उसकी मेल दिखा रहा है। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास डायरेक्टली ईमेल आ जाएगी। मैं लिखना चाहूँ तो डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ। ईमेल भी अगर मैं लिखूँ नजर आ रही है, यूजर नेम भी अगर मैं लिखूँ नजर आ रहा है, यहाँ पे भी मैं अगर कुछ लिखूँ तो नजर आ रहा है। पासवर्ड तो नजर ही नहीं आता। अब मुझे क्या लगाना है, पासवर्ड। तो पासवर्ड लगाने के लिए मैं क्या करूंगा, इसी चीज को कॉपी करता हूं, मैं यहां पे पेस्ट कर देता हूं। ईमेल की जगह पे क्या आ जाएगा, इसी चीज को कॉपी किया, ईमेल की जगह पे भी पेस्ट, यहां पे भी पेस्ट, एंड नाउ हियर इट इज। अब मैं आ गया यहाँ पे, पासवर्ड के अंदर मैं कुछ भी लिखता हूं, क्या नजर आ रहा है, यही तो इसकी खासियत है कि हमें नजर नहीं आएगा, और पासवर्ड होगा भी कुछ इस तरीके से। ये सारी चीजें तो हमारे पास हो गई। अब बात आती है जेंडर की, तो जेंडर भी लगाना है। तो जेंडर लगाने के लिए एक ही लाइन में मुझे मेल और फीमेल को लिखना है। मुझे क्या करना पड़ेगा, इसी लेबल को कॉपी कर लेता हूं, पी का टैग क्रिएट कर लेता हूं, और पी के अंदर मैं पेस्ट कर देता हूं, एंड देन अगेन मैं पेस्ट कर देता हूं। यहां पे मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मैं मेल कर देता हूं, चलें यहां पे भी मैं मेल कर देता हूं। पासवर्ड के अंदर क्या लिखूंगा, रेडियो। एक बात याद रखें कि आईडी के अंदर जो मेल होगा वो फार के अंदर वही सेम होना चाहिए। बाकी बेशक आप आगे पीछे कर सकते हैं। टाइप के अंदर वही चीज एग्री करती है जो चीज बाय डिफॉल्ट है। पासवर्ड बाय डिफॉल्ट है, ईमेल बाय डिफॉल्ट है, टेक्स्ट बाय डिफॉल्ट है, रेडियो बाय डिफॉल्ट है, चेक बॉक्स बाय डिफॉल्ट है, सबमिट बाय डिफॉल्ट है। मैंने यहाँ पे मेल दे दिया, और इस जगह पे मैं क्या करूंगा, फीमेल। इसको मैंने यहां से कॉपी किया और यहाँ पे क्या कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा। और यहाँ पे भी मुझे किसकी नीड है, फीमेल की। और यहाँ पे क्या कर दूंगा, रेडियो आ गया। एक लाइन में आ गया मेल और फीमेल। मैं मेल के ऊपर सिलेक्ट करता हूँ तो मेल सिलेक्ट हो जाता है, मैं फीमेल के ऊपर सिलेक्ट करता हूँ तो फीमेल सिलेक्ट हो जाता है। अब ये ना कहना कि सर ट्रांसजेंडर का भी एक ऑप्शन रखना चाहिए, वो आपके ऊपर है, रखे रखे ना रखे ना रखे, लेकिन दोनों सिलेक्ट हो रहे हैं। मुझे तो एक सिलेक्ट करना है, ये कुर्सी खाली है, आपकी बारी ना आ जाए। मैं दोनों में से एक चीज को सिलेक्ट करना चाहता हूं, तो यहाँ पे मैं एक और एट्रीब्यूट को दे देता हूँ। कौन से एट्रीब्यूट को देता हूँ यहाँ पे, जेंडर, नॉट अ जेंडर, नेम जेंडर। जैसे मैं यहाँ पे इन चीजों को रख दूंगा, इन चीजों को रखने के बाद मैं यहाँ पे आया,
मैं मेल के ऊपर सिलेक्ट करता हूँ तो मेल सिलेक्ट हो जाता है, मैं फीमेल के ऊपर सिलेक्ट करता हूँ तो फीमेल सिलेक्ट हो जाता है, और दूसरे वाला क्या होगा, ऑटोमेटिकली डीसिलेक्ट। ये चीज मेरे लिए फायदेमंद है। अब ये फॉर्म सबमिट भी तो करना है, तो सबमिट करने के लिए क्या करेंगे, सबमिट बटन बनाएंगे। हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो आप बटन बना दो BUTTON के साथ, या फिर इनपुट टाइप लगा दो। बटन बना देते हैं, दोनों चीजें लगा देते हैं। इनपुट टाइप मैंने सबमिट लगा दिया। अगर गौर करें तो हमारे पास इनपुट की जितनी भी चीजें हैं वो भी सारी की सारी क्या है, सेल्फ क्लोजिंग टैग्स हैं। ओके, इमेज मैंने यहाँ पे लगा दिया, सबमिट यहाँ पे आया गया। अब आप एक चीज बताओ, वहां पे मैंने टाइप सबमिट एस छोटा लिखा था, यहाँ पे सबमिट का एस कैपिटल क्यों है? क्या इस बटन के अंदर मैं कुछ और लिख सकता हूँ? अगर मैं कुछ और लिखना चाहता हूँ तो मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ? मुझे इस सबमिट के अंदर आना है, मुझे यहाँ पे देनी है वैल्यू। वैल्यू के अंदर मैं ये कहता हूँ कि फॉर्म सबमिट। मैंने चीजें चेंज कर दी, एंड नाउ हियर इट इज। वो टाइप है जस्ट, टाइप के अंदर कुछ भी नहीं लिखा जा सकता। टाइप में सिर्फ वही चीजें आप दे सकते हो जो प्री डिफाइंड है, आप अपनी तरफ से कुछ नहीं दे सकते। हाँ, ये जो चीज आपने देनी है, लाइक मैं यहाँ पे फॉर्म सबमिट लिख रहा हूँ, इसको देने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसकी वैल्यू के साथ देना पड़ेगा। वैल्यू के अंदर आपको वो चीज दे दे जो चीज आप लिखना चाहते हैं, कस्टमाइज करना चाहते हैं। पहले बाय डिफॉल्ट होगा, कस्टमाइजेशन करने के लिए आपको एट्रीब्यूट एक वैल्यू के नाम का देना पड़ेगा, और कुछ भी नहीं करना। उसके लिए फॉर्म के लिए भी आप इस तरीके से कर सकते हैं। अच्छा, ये फॉर्म हमारे पास बन गया। मैं जैसे ही अब यहाँ पे आया, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, फॉर्म सबमिट हो गया। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ईमेल के बगैर फॉर्म सबमिट ना हो, तो मुझे ईमेल के अंदर रिक्वायरमेंट लगानी है। ईमेल कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो इसकी इनपुट फील्ड के अंदर क्या लगा दो, रिक्वायर्ड लगा दो। रिक्वायर्ड क्या है, लाजमी हो जाएगा। पहले मॉडेटरी था, अब कंपलसरी हो जाएगा। मैं यहाँ पे आया, अब मैं फॉर्म को सबमिट करता हूँ तो ऑटोमेटिकली ईमेल के ऊपर मुझे एक हाईलाइट करके बता रहा है, फोकस करके बता रहा है ऑटोमेटिकली। मैंने और कुछ नहीं किया। तो मैं जब यहाँ पे कोई भी ईमेल दे देता हूँ, ऑटोमेटिकली क्या होता है, मेरा फॉर्म क्या होगा, सबमिट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं एक बटन बनाता हूं तो किस तरीके से बनाया जा सकता है, इसी के नीचे मैं एक HR क्रिएट कर देता हूं, और BUTTON बटन, यहां पे मैं सबमिट लिख देता हूं। इसके अंदर भी अगर आप चाहते हैं कि टाइप लिखना, तो बटन रीसेट या सबमिट कर सकते हैं। चॉइस इज योर्स, आप लिखें तब भी ठीक है, ना लिखें तब भी ठीक है। मैं यहां पे आ गया, इस बटन के ऊपर क्लिक करता हूं, तब फिर से क्या करता है, परमिशन मांगता है। फिर से मैंने ये सारा डेटा दे दिया। डेटा देने के बाद क्या हुआ, मेरा फॉर्म सबमिट हो गया। चलें एक और चीज बता देता हूं, चेक बॉक्स की। तो चेक बॉक्स भी तो हमारे पास है। चलें इस P के बाद मैंने यहाँ पे एक P का टैग लगाया, और उसके अंदर बताता हूं कि आपको स्किल्स कितनी आती हैं। मैंने सिंपली यहाँ पे एक इनपुट दे दिया, या इनपुट देने से पहले मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा, लेबल। लेबल के अंदर फिल वक्त में कुछ भी नहीं लिखता। यहाँ पे मैं क्या लगाता हूँ, HTML CSS। यहाँ पे क्या आ जाएगा, चेकबॉक्स। साथ में मैं एक आईडी लगा देता हूँ HTML की, और वही आईडी मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, पेस्ट कर दिया। इसी चीज को मैं कॉपी और पेस्ट करते रहता हूँ। यहाँ पे मेरे पास क्या आना चाहिए, और यहाँ पे चलें जी जावास्क्रिप्ट कर देते हैं। यहाँ पे मैं JS कर देता हूँ, यहाँ पे मैं CSS कर देता हूँ। कर दिया, और चेक बॉक्सेस ही मेरे पास सारे के सारे। अब मैं यहाँ पे नीचे आते हैं, इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ, इसको भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। अगर डी सिलेक्ट करना, मैं डी सिलेक्ट भी कर सकता हूँ। रेडियो को आप डी सिलेक्ट नहीं कर सकते,
यहाँ पे अगर मैं कोई भी सिलेक्ट नहीं करना चाहता, मैं ना करूं। चॉइस इज माई। जावास्क्रिप्ट को सिलेक्ट करना है, जावास्क्रिप्ट को सिलेक्ट कर दें। मैं फॉर्म को सबमिट करता हूं, तो फॉर्म को इजीली मैं सबमिट कर सकता हूं। जो फाइल, जो चीज आपके लिए मैंडेटरी है, जरूरी है, कंपलसरी है, उसको क्या कर दो, उसको जाके रिक्वायर्ड लगा दो। ऑटोमेटिकली जब तक वो चीज आप फिल्ड नहीं करोगे, तब तक वो वाली चीज सबमिट नहीं होगी, या वो वाला फॉर्म जो है वो क्या होगा, सबमिट नहीं होगा। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन? जैन, रहील, यस। रेड कलर का कुछ आता है, यू आर नॉट अ रोबोट वाली। वो होती एचटीएमएल के थ्रू ही है, लेकिन वो रोबो जो है ना, वो एक एक्सटेंशन भी है, वो भी आप लगा सकते हैं। बट वो हमें लगाने की जरूरत नहीं होती, ऑटोमेटिकली हम जो है ना वो उसकी एक्सटेंशन को लगा के लगा भी सकते हैं। लेकिन हमारा पासवर्ड और ऑथेंटिकेशन इतने वैलिडेट होते हैं ताकि हमें वो चीज लगानी ही ना पड़े। ये चीजें हो जाती हैं। यहां तक क्लियर है? एचटीएमएल का ओवरव्यू सारा हो गया। एचटीएमएल का मजीद कोई ऐसा क्वेश्चन जो आप लोगों के माइंड के अंदर हो और मैं ना करवा सका हूं, या मैंने करवाया हो और आपको ना समझ चली? यस। सर वो आमतौर पर ऐसा है कि ना हेडर में ऊपर से लिखा होता है जितना रेड वो किस तरह से कौन सा है। वो इंशाल्लाह मंडे वाले दिन हम सीएसएस को ओवरव्यू करेंगे, सारे के सारी सीएसएस करेंगे। तब मैं आपको बताऊंगा कि वो कॉपी है या वो किस तरीके से लिखा है। वो जो कॉपी सी के अंदर आता है, सी एक सर्कल के अंदर आता है, अगर वो आप जानना चाहते हैं तो वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। वो जो सर्कल में आप ये कहना चाहते हैं कि वो किस तरीके से आता है, मैं इस फॉर्म के नीचे आया, मैं बीआर लगा देता हूँ और मैं यहाँ पे एक पी का टैग लगा देता हूँ, और इस पी के टैग के अंदर मैं एंड कॉपी एंड हियर इट इज। ये वाला एक मार्कशीट है हमारे पास, मैं थोड़ा सा जूम इन करके आपको दिखा देता हूँ। ये वाली चीज कर दी और इसको सेव कर दिया। सेव करके मैं यहां पे आऊंगा, ये देखो सी कैसे आ गया। इस तरीके से हम इन चीजों को लगा सकते हैं। वो कॉपीराइट का जो आता है ना, एक सिंबल आता है और वो जो एक साथ में सन आता है। जावास्क्रिप्ट में खैर हम देखेंगे कि किस तरीके से वो सन ऑटोमेटिकली, आप साल बाद भी अपनी वेबसाइट को अपडेट ना करो लेकिन आपका साल अपडेट होगा। ये सारे सिनेरियोज हम वहां पे जाके देखेंगे। यहां तक कोई क्वेश्चन? सो यस। ये जो भी आपने फॉर्म बनाए हैं, उसको सबमिट करेंगे तो फिर उसके बाद ये कहाँ गया सबमिट होंगे? कहाँ जा सकता है? अभी तक हमने भेजी नहीं है कहीं पे। अगर कहीं पे भेजना है तो हमें इस एक्शन को फील्ड करना पड़ेगा। इस एक्शन के अंदर उस पेज को रखेंगे जहां पे हमें ये चाहिए, और आगे जाके वेब आईडी के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से पीएचपी के अंदर, बैकएंड के अंदर हम इस फॉर्म को सेंड करते हैं और पीएचपी हमें रिजल्ट क्या देता है। वो सारा डेटा एज अ जेसन फॉर्म के अंदर, एज एन एपीआई के फॉर्म के अंदर वो सारा डेटा अपने पास रिसीव करता है और हमें एज अ डेटाबेस के तौर पे वो डेटा डिस्प्ले करके दिखाता है कि ये डेटा किस तरीके से आपने जो है वो पीएचपी के अंदर या नोड जेएस के अंदर सेंड किया। चलिए और कोई क्वेश्चन? आज के लिए मेरे ख्याल से इतने ही काफी है, क्योंकि सीएसएस शुरू की ना, तो अफ्तारी का टाइम यहीं पे हो जाएगा।